प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज शुरुआत करते हैं घटनाक्रम से। क्या हुआ है, ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है और साथ ही साथ आज की खबर क्या है जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन आपके परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बातों को लेकर आता हूँ। आज 29 नवंबर को पहली घटना क्या है। 1759 में दिल्ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई। ध्यान दीजिएगा, आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई है। उन्नीस में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन होने पर निजाम ने भारत में शामिल होने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना चाहा। निजाम के बारे में आप जानते हैं, हैदराबाद के निजाम है ये। हैदराबाद अपनी तानाशाही, अपनी बदतमीजी में लगे थे और वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल, इनकी सारी नक्शेबाजी खत्म करते हुए सैनिक कार्यवाही करवा दी। और इनको उठा लिया गया वहां से और हैदराबाद भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बन गया। तो इतिहास में ये चर्चा का विषय रहता है, क्वेश्चन भी यहां से बनता है। 1989 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस्तीफा दे दिया। 1970 में हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना। आज ही के दिन 100% यानी 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव-गांव तक बिजली पहुंच जाए, ये बात आ रही है। और 1961 में दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भारत आए। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष की बात की जाए तो यूरी गागरिन, और अगर चंद्रमा की बात की जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकी खगोलविद थे। ध्यान रखिएगा। 1759 में अल्बानिया को नाजी कब्जे से छुड़ाया गया। तो आज के घटनाक्रम में ऐतिहासिक बातों की तरफ हमने आपको इशारा किया है। ध्यान रखिएगा, कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें जरूर याद रखना चाहिए। अगली घटनाओं पर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए ताकि और विद्यार्थियों तक हमारी बात पहुंच सके। पहली घटना क्या है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर की सुविधा के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी सर्विस की शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है, ई-केवाईसी की शुरुआत की है। इस सर्विस के तहत कस्टमर्स को एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। नई सर्विस की शुरुआत होने के बाद अकाउंट खुलाने में लगने वाला समय पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगा। इससे पहले अकाउंट खुलवाने के लिए कस्टमर्स को आधार कार्ड, ओटीपी के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती थी, लेकिन अब फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके बैंक खाते खोले जा सकेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ई-केवाईसी में फेस ऑथेंटिकेशन, आपका चेहरा ही आपकी पहचान है, जबकि इसके पहले आधार कार्ड और ओटीपी के लिए एक मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती थी। एयरटेल की ये पहल है और ई-केवाईसी के माध्यम से ऐसा किया जाएगा। सारे विद्यार्थियों, अगले घटनाक्रम पर हम लोग आते हैं। दूसरी घटना है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। इस बैंक को यह पुरस्कार मिला है। अब तक बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत 3,34,687 खातों को नामांकित किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने क्या किया है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इतने खातों को नामांकित किया है। 2022-23 के दौरान बैंक ने 50,320 के लक्ष्य के मुकाबले 59,132 खातों को नामांकित किया। देखिए, लक्ष्य रखा उसने 50,320 का और खाते कितने खोले, 59,132। विशेष रूप से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत नियामक इकाई है।
तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ऐसा कार्य कर रही है, और उस उद्देश्य से ये बैंक जो है इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो जो बैंक की परीक्षाएं हैं जो IBPS कंडक्ट कर रहा है, इस तरह की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण घटना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भू वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का आकलन शुरू किया गया है। NETRA, NTPC, नीति आयोग और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन IIT बॉम्बे द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस पहल के भाग के रूप में भारत में चुनिंदा कोल बेड मीथेन समृद्ध कोयला क्षेत्रों में CO2 भंडारण का आकलन किया जाएगा। इस पहल को 12 महीने में के समय में पूरा करने की परिकल्पना की गई है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे जीवन में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। बहुतायत में ये नुकसानदायक है हमारे लिए, लेकिन अगर इसकी आवश्यकता हम ना देखें तो जीवन ही काफी व्यर्थ हो जाएगा। तो हमारे इस दृष्टिकोण से जो एक पहल चलाई जा रही है कि इसके भंडारण का आकलन किया जाए, कोयला क्षेत्र में कितना CO2 का भंडारण है इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। साथ ही साथ CH4 यानी मीथेन के संदर्भ में भी बात कही गई है, तो कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी बातें आप तक आसानी से पहुंच सके। भारतीय वन्य जीवी वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। देखिए, नाम रखिएगा यार, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्य जीवी वैज्ञानिक कौन है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया, ध्यान रखिएगा इसे। बर्मन को पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए यह सम्मान दिया गया है। बर्मन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के इस साल के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की इंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में सम्मानित किया गया है। देखिए, UNEP की बात कर रहे हैं। UNEP जो है एक बहुत ही प्रभावी अंग है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में। तो पर्यावरण संबंधी जितने भी चीजें हैं वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत की जा रही हैं, और इस पुरस्कार से हमारे भारत की वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान रखिएगा। और पर्यावरण में खास तौर से जो उन्होंने बोला है कि इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इस संदर्भ में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने क्षरण के रोकथाम के लिए कार्य किया है, इस बात को भी याद रखने की आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन हम आपके साथ में महत्वपूर्ण घटनाक्रम लेकर आते हैं। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी लेकर के आते हैं। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि दिन की शुरुआत आपके साथ अच्छी हो और आपके दिन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हो, ताकि भविष्य में जो परीक्षाएं हैं उनमें हमें लाभ मिल सके। जो आपको मैं करंट अफेयर्स और जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी आपके सभी स्तर की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप आने वाली परीक्षाओं के पेपर देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 5 पर आ जाइए। रवि कुमार सागर को सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा सम्मान है, इनका भी ये पॉइंट याद रखिएगा, रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते हैं, रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ और एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति, वैज्ञानिक, समाज सेवी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए, भारत के लिए बहुत कुछ किया। हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म, इन सब राजनीति से उठकर समाज को, राष्ट्र को ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी निरंतर सेवा के लिए प्रदान किया गया था, और वह भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस बात का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे कम उम्र के उद्यमी हैं। जुड़वा तेलुगु राज्यों के एक युवा उद्यमी रवि कुमार सागर, जिन्हें RKS के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, रवि कुमार सागर जी को डॉक्टर अब्दुल कलाम
सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपने देखा है, जुड़वा तेलुगु राज्य के उद्यमी हैं। छठवीं इंपॉर्टेंट खबर क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की 72,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को पिछले महीने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। परियोजना अगले 30 वर्षों की अवधि में 3 चरणों में लागू की जाएगी। इस परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ एक प्रतिष्ठित ग्रीन फील्ड सिटी शामिल है। प्रस्तावित बंदरगाह को भारतीय नौसेना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसके 2027-28 तक चालू होने की उम्मीद है। हवाई अड्डे में दोहरे सैन्य नागरिक कार्य होंगे। परियोजना के लिए द्वीप के दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी तटों के साथ 166.1 वर्ग किलोमीटर की पहचान की गई है। डायवर्जन के लिए 130 वर्ग किलोमीटर वन स्वीकृत किए गए हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के लिए एक बहुत बड़ी योजना है ये, है ना, और ये आने वाले समय में बहुत दूरगामी लक्ष्यों को पूरा करेगी। इसमें ग्रीन सिटी की बात की जा रही है और इसके साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जा रही है और भारतीय नौसेना द्वारा इसको नियंत्रित किया जाएगा, ये भी बात की जा रही है। बंदरगाह का भी निर्माण हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बहुआयामी है, बहुआयामी प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 72,000 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका समय पीरियड है 30 वर्ष। जैसा भी प्रश्न बने उसके लिए ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक जिन्होंने हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां से आपको इसके पीडीएफ भी इजीली से आसानी से उपलब्ध हो सके और हम और आप पढ़ाई के मार्ग में आसानी से चल सके। अगली महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। एथेनॉल ब्याज सब्सिडी योजनाओं की नई विंडो के तहत 95 और एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से देश की वार्षिक एथेनॉल क्षमता में लगभग 480 करोड़ लीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं में से 68 अनाज आधारित, 20 सीरा आधारित और 7 दोहरे फीड स्टॉक पर आधारित है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया है कि इन परियोजनाओं में करीब 12,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। विद्यार्थियों, ध्यान देने की जरूरत है कि एथेनॉल का बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ पर, और एथेनॉल के आधार पर हमने एक बड़े चैलेंज को स्वीकार किया है, क्योंकि जो हमारे ईंधन की आवश्यकताएं हैं उन जगहों पर इसका बड़ा महत्व है। इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि इस पर मेरी चर्चा हुई थी आपसे। प्यारे विद्यार्थियों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं एक बड़ी लाइव क्लास के माध्यम से पूरा जनवरी से लेकर के अभी तक का जितना भी करंट अफेयर है उसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको उसकी मदद मिल सके। एक एक बिंदु को टू द पॉइंट वन लाइनर फॉर्मेट में आपके सामने ला रहा हूं, ताकि हर तरह के क्वेश्चन को आप देख सके। मिशन इंस्टीट्यूट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी के साथ साथ आरओ, एआरओ, सीपीएफ, एनडीए, सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। तो आने वाले समय में इसके स्पेशल बैचेस आपको मिलने जा रहे हैं। सीपीएफ के लिए एक बहुत ही स्पेशल बैच जो रिटन एग्जाम को पूरा लेकर के और साथ ही फिजिकल और सारी इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस के साथ आ रहा है, जल्दी ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं आठवीं खबर पर। कतर एनर्जी ने चाइन पेट्रोलियम एवं केमिकल कारपोरेशन के साथ 27 साल की बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले चीन को 20 लाख टन सालाना की आपूर्ति के लिए 10 लाख के एसपीए पर मार्च 2021 में हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि यहाँ पर कतर एनर्जी के माध्यम से क्या हुआ है कि चाइना पेट्रोलियम और केमिकल पर जो है चीजें हुई हैं, एक एग्रीमेंट हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। नौवीं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के अभिन्न अंग रहे बाबू मणि का लीवर से संबंधित मुद्दों के साथ लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। ये एक दुखद खबर है। हमारे भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी रहे बाबू मणि का।
सारे विद्यार्थियों, आज की महत्वपूर्ण घटनाक्रम के संदर्भ मैंने आपको बताने का कार्य किया। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप जरूर मुझे सूचित करिए, कमेंट करिए। दुनिया में हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। हम स्वयं अपने जीवन से ही पूरा संतुष्ट नहीं होते हैं, और ये कुछ ईश्वरीय प्रकृति है या ईश्वर की इच्छा है कि संतुष्टि का मतलब है अंत का होना। तो हमेशा कुछ ना कुछ असंतुष्टि जीवन में रहना चाहिए, कुछ कमी रहनी चाहिए, जिसके लिए भरने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। दुनिया में सबको हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मेरा प्रयास होता है कि वे विद्यार्थी जो मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके जीवन में यथासंभव प्रयास करूं। अगर आप मेहनत करोगे, मैं लाख प्रयास करूंगा, आप मेहनत नहीं करोगे, तो परिणाम सकारात्मक कैसे आएंगे? आप पढ़ते ही नहीं हो, मैं तो आपके साथ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बात करूंगा, तो कैसे परिणाम आएगा? इसका मतलब है कि मेरे साथ साथ आपको भी पूरी एनर्जी लगानी होगी, और जब हम दोनों एनर्जी के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम निकलेगा। तब आप सफल होंगे, और उस सफलता के क्षण हम लोगों के लिए भी सुखद होंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ईश्वर, माता पिता, इन सबका आशीर्वाद और कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय हिंद।